हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर फरवरी 2022 में कौन कौन से करंट अफेयर न्यूज़ में रहे उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो ऊपर सारे एग्ज़ाम लिखे हुए हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई करंट अफेयर मिस नहीं किया जाएगा इसके अंदर। सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको कवर करा दिए जाएंगे, जितने भी एग्रीकल्चर और डेयरी वगैरह से रिलेटेड है। पिछले एक साल की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, अलग प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पर डाली हुई है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। एनोटेड भी है और क्लियर पीडीएफ भी है, जिस तरीके से आप पढ़ना पसंद करें उस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ चीज़ें खास हैं या नहीं है। पहले तो इकोनॉमिक सर्वे और ये बजट यहाँ पर रिलीज़ किया गया। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अगर हम चैप्टर नंबर 7 देखें तो उसका नाम है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, यानी कि हमारे करंट सिलेबस का पार्ट बन जाता है। तो मैंने बजट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे एग्रीकल्चर के वो यहाँ पर डाल दिए हैं। लाइक व्हाट इज़ दिस, जीवीए में एग्रीकल्चर का हिस्सा और फिशरीज़ का क्या रहा, ठीक है, फूड मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह, ये सब चीज़ें कवर यहाँ पर की गई हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंदर दी गई थी। लाइक पहला पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेनली जो फोकस रहेगा वो हमारा ग्राफ्स वगैरह की तरफ रहेगा, जो कि आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। उसकी थ्योरी तो आप अपने दिमाग में बना भी लोगे। ओके, पहला अगर हम कहें तो इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को कहा कि जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ उसको हमें प्रमोट करना है। अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का मतलब यहाँ पर आपका ऐसा हो सकता है जैसे नैनो बायो फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, ओके, या फिर सिंपल बायो फर्टिलाइजर हो सकते हैं। अभी अभी इफ़को ने यहाँ पर डेवलप किया था नैनो यूरिया फर्टिलाइजर्स, ओके। तो उन सब का हमें यहाँ पर कह सकते हैं कि इनको बढ़ावा देना है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को भी बढ़ावा देना है। नैनो यूरिया फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में अंतर है, इन दोनों को हमें यहाँ पर बढ़ावा देना है, ना कि जो केमिकल फर्टिलाइजर आते हैं उनको हटाना है। ओके, तो सॉइल को प्रोटेक्ट रहेगी, इससे मोर प्रोडक्टिव रहेगी। साथ ही साथ जो हाई नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ और रिकमेंडेशंस भी दी सर्वे ने। इन्होंने कहा कि ड्रोन्स का यूज़ करके फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन उसको यहाँ पर बढ़ाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को। केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को रिड्यूस करेंगे और नेचुरल फार्मिंग पर हम एम्फेसिस यहाँ पर देंगे, मतलब उस पर बल यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं वो लो कॉस्ट के हों, इस पर भी हम यहाँ पर पूरी ध्यान रखेंगे। और स्टार्टअप्स को भी यहाँ पर बेसिकली जो एग्री स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा देने की बात, उनको सपोर्ट देने की बात भी की गई। पहला ग्राफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। अगर मैं कंबाइंड एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की ग्रोथ की यहाँ पर बात करूँ तो 2020-21 में 3.6 की ग्रोथ, 2021-22 में 3.9 की ग्रोथ। ये आपको पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है कि कितनी ग्रोथ मिलने वाली है। ओके, तो ये पूरा ग्राफ बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से हमारी ग्रोथ है। और एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ पिछले 5 साल का अगर हम डाटा देखें तो ना तो स्टेडली इंक्रीज हो रही है ना ही स्टेडली डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ना तो लगातार बढ़ रही है ना लगातार घट रही है, जिग जैग तरीके से आपको मिल जाएगी। कोविड की वजह से पॉजिटिव रही लेकिन कम हो गई, लेकिन पॉजिटिव रही, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलेंगी। दूसरा यहाँ पर आ जाता है परसेंटेज शेयर ऑफ जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो ग्रोस वैल्यू एडिड है उसमें कितना हिस्सा दिखाता है, साथ ही साथ जो एलाइड सेक्टर हैं वो कितना हिस्सा दिखाते हैं। कंबाइंड रूप से इस समय अगर हम देखें तो जीवीए में एग्रीकल्चर का हिस्सा 2020-21 में 20.2% था और 2021-22 की जो एस्टिमेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे 18.8 के करीब। ओके, तो परसेंटेज में डाटा है और ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जीवीए में कितना हिस्सा यहाँ पर है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा कि शेयर ऑफ लाइव स्टॉक फिशिंग। देखिए अगर हम एलाइड सेक्टर और एग्रीकल्चर को अलग कर दें तो एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन आ जाता है और एलाइड सेक्टर में लाइव स्टॉक फिशिंग, एक्वाकल्चर, ये आपका मुर्गी पालन, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक। तो अगर हम शेयर माने लाइव स्टॉक का, फिशिंग का, एक्वाकल्चर का, तो टोटल एग्रीकल्चर जीवीए में इसका हिस्सा जो है वो यहाँ पर इंप्रूव हो रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो क्रॉपिंग है यानी कि कोर एग्रीकल्चर वाला पार्ट है उसका शेयर जीवीए में कम होता जा रहा है और जो एलाइड सेक्टर है उसका हिस्सा यहाँ पर इंप्रूव होता जा रहा है। ओके, रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर इनकम्स, उन्होंने फोकस किया था कि डेयरी पर बढ़ावा देंगे, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन सब पर बढ़ावा देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एलाइड सेक्टर हैं उनका हिस्सा इंप्रूव हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न है कि हमने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर यहाँ फोकस किया। ये टर्म है, ये स्कीम है, सरकार ने लॉन्च की थी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ गेहूँ चावल के भरोसे मत रहो, बाकी की चीज़ें भी आप अपने फॉरेस्ट में करो।
ओके। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है परसेंटेज शेयर ऑफ जीबी ऑफ क्रॉप एंड एलाइड सेक्टर। तो क्रॉप यानी कि कोर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के अंदर अलग अलग चीज़ें आ गई, लाइक लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, एक्वाकल्चर, ये सब चीज़ें आ गई। तो आप यहाँ पर देखोगे कि 2011-12 में लगभग 12% हिस्सा जो है वो आपका क्रॉप सेक्टर से यहाँ पर आता था, लेकिन ये घट कर के 2019-20 में 10% रह गया। लाइव स्टॉक का हिस्सा 4% था पहले, इस ये बढ़ करके 5.2 हो गया। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद फॉरेस्ट्री और लॉगिंग की अगर हम बात करें, इसका एग्रीकल्चर, इसका जो जीवीए में हिस्सा था वो 1.5% था, ये 1.3% हो गया। ओके, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ लेकिन चेंजेस तो हुए हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, 0.8% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन अब 1.2% कंट्रीब्यूट करता है, और ये सब जो है वो आपका पीएम मत्स्य योजना वगैरह की कारण हुआ है। ओके, ये चीज़ मिलेगी आपको। उसके अलावा ऑयल सीड के प्रोडक्शन के अगर हम ट्रेंड देखें तो ऑयल सीड पर हम जो इंपोर्ट करते हैं वो सब कम करना चाहते हैं, तो हमें ये सब ट्रेंड यहाँ पर देखने पड़ेंगे। ऑयल सीड के लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च कर रही है। ऑयल सीड के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, तो आप देख सकते हैं कि 36.1 मिलियन टन है, और ये आप पिछले 3-4 साल से देखो तो बढ़ रहा है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है ताकि हम इंपोर्ट कम से कम करें। उसके अलावा प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट के बीच का ग्राफ देखें, यानी कि एक ग्राफ तो सिंपल यही रहेगा, और दूसरा ग्राफ अगर हम देखें ऑयल की यहाँ पर बात हो रही है, प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ ऑयल की, तो जो आपका ऑयल प्रोडक्शन है वो 7.9 मिलियन टन के करीब है, और ऑयल इंपोर्ट जो है वो हम अभी भी 13.4 के करीब कर रहे हैं। देखिए, ये सब आपको याद नहीं रहेंगे ग्राफ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप देखिए। ऑयल सीड के प्रोडक्शन को जस्ट इतना याद रखिए कि लगातार बढ़ रहा है, इससे पीछे के सारे ग्राफ सही थे, ये वाला आप इग्नोर भी कर सकते हो। पाम ऑयल भी इसी तरीके की कैटेगरी में आ जाता है। आप देख सकते हैं प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की अगर हम बात करें 2.8 लाख टन हो रहा है कुल, और बाकी का सारा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लगभग 88.17 लाख टन के करीब यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है। तो जो गैप है इसको हम यहाँ पर कम करेंगे। सरकार ने इसके लिए पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए कई सारी स्कीम्स भी चलाई हुई हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन लेवल ऑफ शुगर्स की बात करें तो शुगर का जो प्रोडक्शन है वो आप देख सकते हैं कि 32.6 मिलियन टन के करीब था, और इसका कंजम्पशन आप देखें तो 26 मिलियन टन के करीब था। आप देख सकते हैं हर साल में प्रोडक्शन से कम कंजम्पशन देखने के लिए मिल रहा है, इस साल को छोड़ करके। ओके, इस साल आप देखें 2016-17 में प्रोडक्शन यहाँ पर आपका कम हुआ और कंजम्पशन यहाँ पर आपका ज़्यादा हुआ, तो 2016-17 ईयर को याद रखिएगा। क्वेश्चन उल्टा देता है कि निम्नलिखित में से किस ईयर में शुगर का प्रोडक्शन कंजम्पशन का जो ग्राफ था वो उल्टा था। बताइए, पिछले 10 सालों में सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी आई है जिसमें ये चीज़ देखने के लिए मिली है, तो एक ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक आता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो कि शुगर केन के एमएसपी के रूप में यहाँ पर है। शुगर केन में जो एमएसपी वाली टर्म है उसको एफआरपी कहते हैं, यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, और रुपीज़ पर कुंटल में इसको मापा जाता है। ये लगातार बढ़ रहा है, सरकार इसमें अच्छा पैसा यहाँ पर किसानों को अवेलेबल करा रही है। 290 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, उसके अलावा अगर हम देखें तो जो वाटर स्ट्रेस पार्ट है कंट्री के वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, और जितने भी रेड कलर के एरिया हैं वहाँ पर वाटर जो स्कैरसिटी है वो एक्सट्रीमली हाई यहाँ पर है, मतलब वहाँ पर वाटर ज़्यादा बचा नहीं है। तो ये ग्राफ यहाँ पर दिखाया है। स्पेशली जो हमारा रीजन है ये नॉर्थ वेस्ट वाला, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पर एक तो आप देखो कि राजस्थान, ऊपर से डेजर्ट भी आपको मिलेगा, और तीसरी बात जो आपकी कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन है वो भी इस पार्ट में लॉन्च किया गया था, तो उस समय हमने वाटर वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वाटर डिप्लीशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन देखने के लिए मिला। ओके, और आज भी यहाँ पर आप देखो तो भारी मात्रा में गेहूँ चावल यानी कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं। ओके, यहाँ पर भी हमने चावल की खेती करनी शुरू की थी, जिसकी वजह से वाटर स्ट्रेस की कंडीशंस बनी। उसके अलावा एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो, एग्रीकल्चर के लिए जो पूंजी यहाँ पर दी गई लास्ट ईयर की तुलना में अगर हम देखें तो हमने इतना टारगेट रखा था, अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा ही हमने एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो यहाँ पर अवेलेबल कराया। ओके, उसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर हैं वो भी हमने 2.7 करोड़ लोगों को यहाँ पर प्रदान कर दिए हैं जनवरी 2027 तक। ये बात सारी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर की गई। ओके, अब ये एमएसपी के बारे में भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एमएसपी बेसिकली इस टाइम 22 क्रॉप्स के लिए हैं, और ये 22 क्रॉप्स के अंदर 14 खरीफ की क्रॉप हैं, 6 रबी की क्रॉप्स हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ये क्रॉप्स के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, और भारी सा लगा बच्चों को क्वेश्चन, लेकिन ये सिर्फ 22 क्रॉप्स थी तो इसलिए इसको पूछ लिया गया। आप इनको एक बार नज़र में ज़रूर से उतारें।
ये जो एमएसपी है ये आपका रिकमेंड किया जाता है बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी सेपरेटली पूछ चुकी है। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। वाइल रिकमेंडिंग एमएसपी, जब एमएसपी को यहाँ पर बताया जाता है कि हम मसूर के लिए यहाँ पर एमएसपी लगाने वाले हैं, तो जो आपकी ये कमेटी है ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखती है कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, या फिर ओवरऑल डिमांड सप्लाई कंडीशंस क्या हैं, या फिर आप देखेंगे कि जो ट्रेड है वो कितना होता है इससे रिलेटेड। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता इससे कोई क्वेश्चन निकालने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो रीज़न मैंने अभी आपको दिखाया कि नॉर्थ वेस्ट वाला रीज़न है, पहले से ही वाटर स्ट्रेस है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन भी ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये सिंपल पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी और यहाँ पर भी आपको सब जगह पर कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की कंडीशंस देखने के लिए मिल जाएंगी। और बस ये पॉइंट याद रखो कि नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वो आपका वाटर स्ट्रेस भी है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई अगर ग्राउंड वाटर नहीं है तो माइक्रो इरिगेशन वगैरह पर ध्यान दिया जाए। तो उसके लिए हमने माइक्रो इरिगेशन का जो कवरेज है वो भी यहाँ पर बढ़ा दिया है, और मोस्ट इफेक्टिव ये हमारा वाटर कंजर्वेशन के लिए इक्विपमेंट तैयार किए गए। ओके, उसके अलावा जो कह सकते हैं कि माइक्रो इरिगेशन में स्टेट्स को इन्वॉल्व करने के लिए, उनको मोबिलाइज रिसोर्स मोबिलाइज कराने के लिए हमने यहाँ पर एक माइक्रो इरिगेशन फंड यहाँ पर तैयार किया था, जिसमें आपके 50,000 करोड़ रुपए क्रेडिट किए गए थे नाबार्ड के द्वारा ड्यूरिंग 2018-19। तो ये जस्ट एक सिंपल पॉइंट है जो कि आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद जो किसान हैं उनकी इनकम कहाँ से आती है उसके बारे में भी बात यहाँ पर की गई है। इनकम वेजेस से आ सकती है, हो सकता है आप किसी नॉन फार्म पर बिजनेस करते हो वहाँ से आती हो सकता है क्रॉप आप उगाते हो वहाँ से आती हो, या फिर आपने अपनी लैंड को लीज पर रखा हो वहाँ से इनकम आती हो, या फिर आपकी जो एनिमल्स हैं एनिमल फार्मिंग से इनकम यहाँ पर आती हो। तो ये 5 तरीके के ग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एवरेज मंथली इनकम की, तो सभी साइजेस पर ज़रा सा आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो वेजेस से सबसे ज़्यादा इनकम यहाँ पर आती है। लगभग एक किसान की 40% इनकम उसके वेजेस से यहाँ पर आती है। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन से 37% इनकम यहाँ पर आती है। उसके बाद जो एनिमल फार्मिंग है उससे 15% इनकम आती है। तो ये घटते क्रम में याद रख सकते हो, किसी एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी एग्जाम ने पूछ लिया भारी क्वेश्चन बना करके, तो ये दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। तो वेजेस से आती है, फिर क्रॉप प्रोडक्शन से आती है, फिर एनिमल फार्मिंग से आती है, फिर आप देखोगे कि नॉन फार्म बिजनेसेस से आती है, और फिर लैंड को लीज रखने पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड बाई साइज कैटेगरी ऑफ ओनरशिप होल्डिंग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ हो जाता है। और यहाँ से पॉइंट आपको ये याद रखना है, 2002-03 में लगभग 80% फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है। और 9% जो फार्मर्स थे वो आपके मीडियम फार्मर्स थे। बाकी के जो 0.5% फार्मर्स थे वो लार्ज फार्मर्स थे, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन थी। 2018-19 में 86% फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। उसके बाद 5.8% जो है वो मीडियम फार्मर्स हैं, और 0.81% जो है वो लार्ज फार्मर्स यहाँ पर हैं। तो ये दिखाता है कि जो ये आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनका परसेंटेज यहाँ पर बड़ा है, और ये दिखाता है कि जो फार्म फ्रेगमेंटेशन है वो कंट्री के अंदर तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है। ओके, फार्म फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि एक जो बड़ा लैंड है जो कि 0.5% का भी कंस्टिट्यूट करता था, उसके कई टुकड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों में यहाँ पर बांट दी होगी। इस तरीके की चीज़ें जो आती हैं वो हेरिडेटरी ये सब सक्सेशन वगैरह, ओके, उसकी वजह से ये सब काम यहाँ पर हुआ। और बस इतना याद रखो कि हाँ भाई 86% जो फार्मर्स है कंट्री के अंदर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। उसके बाद जो भारतीय परंपरागत कृषि परियोजना यहाँ पर थी, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग को यहाँ पर बढ़ावा देने वाले थे, उसके अंदर का एरिया जो है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। तमिलनाडु के अंदर जो आप यहाँ पर देखेंगे कि एरिया है वो यहाँ पर सबसे कम है। ओके, जो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर है। आंध्र प्रदेश के अंदर ये एरिया लगभग 100% हमने कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो एरिया है वो आपको कृषि परंपरागत के अंदर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। मध्य प्रदेश भी अच्छा कर रहा है, छत्तीसगढ़ केरला भी अच्छा कर रहा है, और ये कुछ स्टेट हैं जो कि वर्स्ट परफॉर्मेंस भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके अलावा मिल्क, मीट और एग्स की यहाँ पर अगर हम पर कैपिटा अवेबिलिटी की बात करें, पर कैपिटा अवेबिलिटी की बात यहाँ पर की जा रही है। मिल्क को कह सकते हैं ग्राम पर डे, मीट को कह सकते हैं किलोग्राम पर ईयर, और एग को कह सकते हैं नंबर पर एनम। ओके,
तो डाटा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ये याद रखो मीट वाला जो ग्राफ है वो रेड कलर में दिखाया गया है और ये आपका प्रोडक्शन लगातार आपका देख सकते हो कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो लगातार बढ़ रही है। 5.32 थी, 6.52 हमने यहाँ पर कर दी। ओके, उसके बाद एक्स की बात करें तो 62 थे और ये हमने 91 कर दी अवेलेबिलिटी। ओके, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। और ऐसे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा मिल्क के प्रोडक्शन को हमने यहाँ पर आपका अच्छे खासा बढ़ाया है और हम विश्व में नंबर 1 मिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। इतना सब मिल्क पर कैपिटा अवेलेबिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी 427 ग्राम पर डे के हिसाब से, पर पर्सन सॉरी, ठीक है। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, तो बटे में पॉपुलेशन यहाँ पर आएगी। ओके, तो इतना यहाँ पर ग्राम में अवेलेबल है। ओके, उसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम अलग से बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन मिलियन टन में आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। पिछले 5 साल का डाटा पूछ ले, 7 साल का डाटा पूछ ले, तो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है और 2020-21 में एस्टिमेटेड 209.9 मिलियन टन यहाँ पर है। ओके, इसके अलावा इंटर स्टेट वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिल रही है मिल्क प्रोडक्शन में। उत्तर प्रदेश मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे है। ओके, आप देख सकते हो इसका जो नीले रंग का बार है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा है। दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और सबसे नीचे छत्तीसगढ़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो पंजाब के अंदर है, ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है लेकिन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम है। ओके, लोगों को अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन पंजाब के अंदर आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। इसका मिल्क प्रोडक्शन कम है लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, पॉपुलेशन कम होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है। ओके, उसके अलावा सेल ऑफ ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स इन इंडिया, ये भी आप देख सकते हो कि जो ट्रैक्टर की सेल है वो यहाँ पर बढ़ी है और थाउजेंड्स में नंबर दिए गए हैं, नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये इंप्रूव हुआ है। पावर टिलर्स की सेल भी यहाँ पर बढ़ी है, तो ये दिखाता है कि जो फार्म मशीनरी है वो यहाँ पर ग्रो हो रही है। उसके अलावा FDI की बात करें जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर जो FDI है उसको यहाँ पर अगर आप देखें तो US मिलियन डॉलर में ये दिया गया है और 2019-20 में 900 मिलियन डॉलर के करीब था, लेकिन 2020-21 में अगर आप देखें तो 300 कह सकते हैं 400 आप इसको यहाँ पर कह लो 400 मिलियन डॉलर के करीब रह गया। तो ये गिरावट देखने के लिए मिली, सब कोरोना का इम्पैक्ट था। FDI यहाँ पर आपका कंपनीज के अंदर आना बंद हो गया, जिसकी वजह से अब ये धीरे धीरे रिवाइवल भी देखने के लिए मिल रहा है। ओके, फूड सब्सिडी की बात करते हैं जो सरकार यहाँ पर प्रोवाइड कराती है, 1000 करोड़ में मिलेगी और साथ ही साथ फूड सब्सिडी के अंदर एनुअल ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेगी कि हम कितनी ज़्यादा सब्सिडी हर साल यहाँ पर आपकी इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो फूड सब्सिडी आप देखो 2020-21 में यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर देनी शुरू की। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से जो लोग हैं उनको फ्री यहाँ पर फूड अवेलेबल कराना पड़ा, जिसकी वजह से ये ग्राफ आपको इतना ऊपर दिख रहा है और इसी वजह से ग्रोथ भी ज़्यादा हुई फूड सब्सिडी के अंदर। ओके, लेकिन फिर से स्थिति सामान्य होने की वजह से ये सब चीज़ें नीचे गिर रही हैं और अभी ये एस्टिमेशंस ही हैं। ओके, तो मेन चीज़ें आप यहाँ तक देख सकते हैं। उसके अलावा जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है वो भी यहाँ पर दी गई है। यूरिया के अंदर जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है 2019-20 और 2020-21 में आप देख सकते हैं इम्प्रूव हुई है। उसके अलावा जो NPK फर्टिलाइज़र के अंदर है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव हुई है और 2000 इससे आगे के जो ट्रेंड यहाँ पर है बेसिकली वो अभी देखो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बट पिछले 5 सालों का तो अवेलेबल है, तो उसको ही यहाँ पर क्यों ना देख लिया जाए। फर्टिलाइज़र सब्सिडी लगातार नहीं बढ़ी है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी लगातार देखिए फर्टिलाइज़र के अंदर आपकी दो चीज़ें हो गई, एक यूरिया हो गया, एक NPK यहाँ पर हो गया। और जो आपका यूरिया फर्टिलाइज़र है उसकी सब्सिडी जिगजैग तरीके से यहाँ पर जो है वो बढ़ी है और जो आपकी NPK फर्टिलाइज़र है वो आपका कंटिन्यूअसली यहाँ पर ग्रो हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में पहुँच रहे हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और यहाँ पर फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन के भी चार्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसको इग्नोर कर दो, इतना फर्टिलाइज़र में कोई नहीं घुसने वाला। ये सब इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइज़र भी दिखाया, यानी कि हम फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट भी करते हैं और ये डाटा भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ये सब आपकी सुविधा के लिए लगा दिया कि भाई देखो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इंपॉर्टेंट जो ग्राफ थे वो हमने यहाँ पर देख लिए। उसके बाद ये आ जाता है आपका बजट, और बजट के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या बात कही गई। तो एग्रीकल्चर में मैंने आपको ग्रोथ दिखाया कि ना तो कोविड का इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ा, ना किसी और कैलामिटी का। 3.6 की पॉजिटिव ग्रोथ मिली थी और इस बार 3.9 की पॉजिटिव ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर में और क्या क्या काम किया गया, तो
कह सकते हैं एमएसपी एक सिस्टम है, ओके, अभी पढ़ाया मैंने उसके बारे में। और एमएसपी के अंदर जो पैसा है वो यहाँ पर 2.37 लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट अब किसानों के खातों में भेजा जाएगा और उनसे सामान को प्रोक्योर किया जाएगा। पहले मतलब 1.63 लाख करोड़ फार्मर्स को इससे यहाँ पर बेनिफिट होगा। जो भी हम उनसे व्हीट है, पैडी है, वो प्रोक्योर करते हैं, वो प्रोक्योरमेंट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हमने ये पैसा इम्प्रूव किया है। ओके, तो ये एमएसपी के अंदर जो पैसा है इसको बढ़ाया गया है। उसके अलावा केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग पर हमने यहाँ पर फोकस किया। हमने कहा कि जो रिवर गंगा है, ये सब बजट के पॉइंट हैं, ये उससे पहले नहीं थे, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखो। तो ये सारे नए पॉइंट्स हैं। इन्होंने इसमें कहा कि रिवर गंगा उसके 5 किलोमीटर के वाइड कॉरिडोर पर आपका केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की जाएगी। वहाँ पर किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड के द्वारा फार्मिंग नहीं की जाएगी। उसके अलावा नाबार्ड जो है वो फैसिलिटेट करेगा फंड जो आपकी विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस स्टार्टअप्स। देखिए, ये जो टर्म है जिसका नाम है ब्लेंडेड कैपिटल, इसका मतलब आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। ब्लेंडेड कैपिटल को दूसरी भाषा में ब्लेंडेड फाइनेंस भी कहते हैं। इस फंड को हम पब्लिक सेक्टर से मोबिलाइज करते हैं प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। ओके, कोई प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया, उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तब हम कहीं और से पब्लिक सेक्टर से फंड लेकर के आएंगे और प्राइवेट सेक्टर को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि आप हमारे जो प्रोग्राम है या फिर कोई इनिशिएटिव है उसमें यहाँ पर सपोर्ट करें। तो ये आपका इस तरीके का एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइजेस के अंदर किया जाएगा। ओके, तो ब्लेंडेड फाइनेंस का प्रोविज़न आपको मिल जाएगा। किसान ड्रोन यहाँ पर लॉन्च करेंगे। 100 किसान ड्रोन यहाँ पर लॉन्च भी किए गए। ओके, और इससे इंसेक्टिसाइड्स को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, न्यूट्रिएंट को अप्लाई करेंगे, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन करेंगे, क्रॉप असेसमेंट यहाँ पर करेंगे। 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यहाँ पर डिक्लेयर किया है। मिलेट्स के अपने फ़ायदे हैं। मिलेट्स जो है वो आपका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनमें हेल्पफुल रहता है। तो इनका जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन किया जाएगा। एनहेंस करेंगे डोमेस्टिक कंजम्पशन, ब्रांडिंग मिलेट्स। ओके, ये सब काम यहाँ पर किए जाएंगे। ऑयल सीड के ऊपर अभी देखा कि इसका हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो उस सबको रिड्यूस करने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम यहाँ पर चलाई जाएगी जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। ये स्कीम चलाई नहीं गई है, चलाई जाएगी। ओके, उसके अलावा एक्सटेंशन जो सर्विसेज हैं लाइक डिजिटल हाई टेक सर्विसेज, एग्री टेक, ओके, एग्री स्टार्टअप्स, स्टेक होल्डर्स अलग अलग तरीके के, उन सभी के अंदर पूरी जो एग्री वैल्यू चेन है आपकी प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन तक, उन सभी वे में पीपीपी मोड के थ्रू स्कीम्स यहाँ पर लागू की जाएंगी। ओके, तो ये मिलेगा आपको एग्रीकल्चर के अंदर बजट में क्या क्या प्रोविजंस थे, ये आपके ख़त्म यहाँ पर हुए। ओके, उसके बाद तुरंत ही न्यूज़ आई कि किसान ड्रोन यात्रा यहाँ पर शुरू की गई और जो आपके गरुण एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड है उनका इनिशिएटिव है। मतलब ये जो ड्रोन्स हैं वो ये मैन्युफैक्चर करेंगे। 100 किसान ड्रोन इन्होंने मैन्युफैक्चर किए और इनको यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें तो ये अभी 100 विलेजेस में चलाए जाएंगे, क्योंकि 100 हैं तो 100 विलेजेस में चलाए जाएंगे और 16 स्टेट इसके अंदर कवर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा भी इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, तो फार्मर्स जो हैं वो इन किसान ड्रोन्स को यूज़ कर पाएंगे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वेजिटेबल्स मार्केट, ओके, ये सब काम करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, अगर उनके हाथ में हुए तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे कि बजट के अंदर ये किए गए। इसी के बाद आपको इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बजट मैंने अभी तक आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। इसके अलावा जो बाकी के पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आते हैं, मतलब इधर उधर की खबरें एग्रीकल्चर की, उसको हम आगे यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। पद्म अवार्ड्स यहाँ पर बांटे गए। आपको पता हो तो 128 पद्म अवार्ड यहाँ पर दिए गए और कह सकते हैं कि 4 इनमें से आपके पद्म विभूषण थे, 17 जो है वो पद्म भूषण थे, 107 जो है वो पद्म श्री थे। यहाँ पर मैं ये पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इनमें से 2 कह सकते हैं कि अवार्ड जो है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी यहाँ पर दिए गए। 2 क्या 3 आप यहाँ पर समझिएगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अमाई महालिंगा नायक को दिया गया जो कि कर्नाटक के हैं और श्री सेठपाल सिंह है उत्तर प्रदेश के। ये पद्म श्री अवार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपका शोशामे आईपे को दिया गया जो कि केरल के हैं। ओके, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के हैं, पूरी लिस्ट आपको याद नहीं करनी। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग से रिलेटेड देख सकते हो, एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने आपको बताया। ओके, उसके बाद एक एग्री टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है फार्म्स, FAARMS, और एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिससे आप सभी वाकिफ़ हैं।
इन दोनों ने पार्टनरशिप की है कि जो इंश्योरेंस है वो अवेलेबल कराएंगे फार्मर्स को। ओके, और ये जो है सब रूरल पॉपुलेशन के लिए किया गया है। डिजिटल इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे स्पेशली फॉर द फार्मर्स ऑफ रूरल एरिया। ओके, तो इससे जो फार्मर्स हैं या फिर कोई इंडिविजुअल्स हैं रूरल एरिया के, उनको इंश्योरेंस की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। उनको हेल्थ से लेकर के कैटल इंश्योरेंस की सारी सुविधाएं फार्म्स ऐप के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये जो आपका स्टार्टअप है ये ऐप भी शुरू करेगा और इस तरीके से ये स्टार्टअप यहाँ पर बना है। और इंश्योरेंस जो है वो आपको रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड करेगी। ओके, ये जो फार्म्स है ये बेसिकली एक सिंगल पॉइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक एग्रीटेक स्टार्टअप है और इसके अंदर आप सीड, एग्रोकेमिकल्स, मशीनरी, एनिमल फीड, ऐसे सब जो इनपुट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। छोटा सा पॉइंट था, आपको इसको याद रखना था। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर यहाँ पर हुई समर कैंपेन 2021-22 के लिए। कॉन्फ्रेंस ने बताया कि जो समर क्रॉप्स यहाँ पर होती हैं वो आपको फार्मर्स को सीधे कैश यहाँ पर प्रोवाइड कराती हैं, और जो टू क्रॉप्स हैं, आपकी खरीफ की क्रॉप है, राबी की क्रॉप है, उनके बीच में एक गैप फिलर का काम भी यहाँ पर करती हैं। ओके, तो इनको कहते हैं जायद की क्रॉप्स, और समर क्रॉप्स भी इनको यहाँ पर कहते हैं। मार्च और जून के महीने के बीच में ये यहाँ पर कल्टीवेट की जाती हैं। वार्म टेम्परेचर रिक्वायर है, ड्राई वेदर रिक्वायर होता है इनकी वाइटल ग्रोथ के लिए, और लॉन्गर डे लेंथ यहाँ पर चाहिए होती है फ्लोवरिंग के लिए। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 2021 में पल्सिस का हाईएस्ट एरिया रहा है। अगर हम जायद की फसलों की बात करें तो पल्सिस जो है वो हमने सबसे ज़्यादा कल्टीवेट की थी 2021 में, और इस बार भी हमें कुछ ऐसे ही लक्ष्य देखने के लिए मिल जाएंगे। एरिया अंडर कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो पल्सेस में ग्राम का सबसे ज़्यादा एरिया यहाँ पर ग्रीन ग्राम का सबसे ज़्यादा एरिया उगाया था। कोवर्स ग्रेन्स के अंदर मेस को उगाया था, और ऑयल सीड के अंदर ग्राउंड नट को यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा उगाया था। इसके अलावा समर क्रॉप्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, लाइक ग्रोइंग सीजन बहुत ही शॉर्ट है, 3-4 महीने का समय है, मार्च, अप्रैल, मई, बस ज़्यादा से ज़्यादा जून तक आप इसको खींच सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, लेस मॉइस्चर डिमांडिंग क्रॉप्स ओनली। ओके, आप सिर्फ ऐसी क्रॉप्स उगा सकते हो जिनको लेस मॉइस्चर की डिमांड यहाँ पर रहती है। ओके, जब इरिगेशन फैसिलिटी होंगी तभी उगेगी, अदरवाइज नहीं उगेगी। स्ट्रे और वाइल्ड एनिमल्स इसको बहुत ज़्यादा डैमेज यहाँ पर करते हैं। ओके, इसके अलावा जो एरिया कवर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया जाता, और सीज़न स्पेसिफिक वेराइटीज़ भी आपको चूज़ करनी है अगर आपको प्रोडक्शन यहाँ पर करना है तो इन फसलों का। ओके, तो इसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई, ये सब चीज़ें बात की गई जो मैंने आपको यहाँ पर गिन करके बताई। उसके बाद केज एक्वाकल्चर पर फोकस यहाँ पर किया जाएगा। एक वेबिनार हुआ केज एक्वाकल्चर के ऊपर, इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और ये बताएगा कि क्या इंपॉर्टेंस होता है रिजर्वायर्स का, केज एक्वाकल्चर का फिशरीज सेक्टर के डेवलपमेंट में। ओके, तो जो केज एक्वाकल्चर है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। केज एक्वाकल्चर जो है वो फिश को ग्रो करने का एक तरीका है। इसके अंदर हम फिशेस को यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं कि उनका प्रोडक्शन करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, और इन एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज, एक लिमिटेड जगह में, वो कोई पूल हो सकता है या फिर आपने कोई एरिया तैयार किया हो उस तरीके का हो सकता है, और नेट केज के अंदर इन चीज़ों को यहाँ पर इनका प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन ही कहेंगे, इस तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है। तो ओके, ये सब काम है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, और इसके अंदर फिश का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे, स्पेशली फिशरमैन की। ओके, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करेंगे, एलाइड सेक्टर एक्टिविटीज़ जो हैं उनको यहाँ पर बढ़ाएंगे। ये सब काम आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ये चीज़ें कॉमन रहती हैं हर जगह पर, फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बातें और ये सब चीज़ें। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर एक वेबिनार यहाँ पर हुआ। सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया, और ये जो इफ़र्ट्स हैं ये बनाए जा रहे हैं बाय नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, यानी कि NECTAR के द्वारा। और इन्होंने जो सैफरॉन बाउल ऑफ इंडिया है, जो कि पहले कश्मीर तक ही यहाँ पर सीमित थी, कश्मीर के अंदर करेवा डिपॉजिट्स पाए जाते हैं जहाँ पर सैफरॉन की भारी खेती यहाँ पर की जाती है। तो उस सब खेती कश्मीर तक ही शिफ्ट थी, लेकिन अब इसको नॉर्थ ईस्ट में भी ले जाने का काम इस सेंटर ने यहाँ पर किया है। ओके, और इन्होंने पहली बार साउथ सिक्किम के अंदर यांगेंग विलेज में पहली बार सैफरॉन की सक्सेसफुल तरीके से कल्टीवेशन किए। तो ये जो सैफरॉन बाउल ऑफ इंडिया है इसका एक्सपेंशन करना, ये आपका सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट के अंदर में आ जाता है।
इन्होंने कुछ और लोकेशन भी आइडेंटिफाई की हैं, लाइक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय सैफरॉन कल्टीवेशन यहाँ पर करेंगे, और मेघालय के अंदर भी स्पेशल साइट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ये सारी की सारी। तो इनका नाम याद रखना चाहो या रख सकते हो तो रख लेना, ठीक है, ये मिलेगा आपको। उसके बाद ICRISAT, इसके 50 साल हो गए गठित हुए हुए इसको, और 1972 में ये यहाँ पर गठित हुआ था। इसकी फुल फॉर्म ऊपर लिखी हुई है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। पीएम ने खुद इसकी जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है उसको यहाँ पर स्टार्ट किया। ओके, 1972 में बना था, नॉन प्रॉफिट है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी पॉलिटिकल बॉडी से इसका कोई लेना देना नहीं है। एग्रीकल्चर रिसर्च को कंडक्ट करता है, अफ्रीका हो, एशिया हो, वहाँ पर जितने भी ड्राई लैंड एरियाज़ हैं उन सभी में एग्रीकल्चर किस तरीके से की जा सके उसके ऊपर रिसर्च का काम यहाँ पर करता है। हेडक्वार्टर इंडिया में है, हैदराबाद तेलंगाना में। 2 रीजनल हब्स हैं, नैरोबी केन्या के अंदर और दूसरा बैमाको माली के अंदर। ओके, उसके अलावा अलग ऑफिसेज भी हैं, नाइजर, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मलावी, इथोपिया, मोजाम्बिक के अंदर। इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 रीजनल हब्स याद रखो, हेडक्वार्टर याद रखो, काम खत्म हो गया। ओके, तो ये आपका 50वां एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा था, और इसी के अंदर ICRISAT के क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया ऑन प्लांट प्रोटेक्शन, और दूसरा उसके अलावा जो है वो रैपिड जनरेशन एडवांस फैसिलिटी भी यहाँ पर लॉन्च की गई ICRISAT की। तो ये 2 जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर लॉन्च किए गए, पीएम ने इनको खुद ही यहाँ पर लॉन्च किया। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो सेम पॉइंट है, पीएम एड्रेसेस गोल्डन जुबली 50 ईयर्स जो ICRISAT के संगठन को यहाँ पर हुए। इन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप यहाँ पर रिसर्च करें वगैरह वगैरह, क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन वगैरह की बातें भी यहाँ पर हुई। ओके, उसके बाद जो इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप, ये एक ग्रुप होता है। ओके, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आप बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो इसकी जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के हाथ में यहाँ पर आई है, और हर साल इसकी कह सकते हैं कि हर 2 ईयर में इसकी जो मेंबरशिप है वो चेंज होती है। तो इस बार हमारे पास इसकी चेयरमैनशिप हमारे हाथ यहाँ पर लगी है। ओके, ये जो ग्रुप है ये 1944 के अंदर यहाँ पर बनाया गया था, और सिंगापुर के साथ ये ग्रुप मतलब सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसकी जो न्यू चेयरमैनशिप है वो आपकी इंडिया के पास यहाँ पर आ गई है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कई सारी कंट्रीज़ आपको मिल जाएंगी, ऐसी कंट्रीज़ जो कि नेचुरल रबड़ को कंज्यूम करती हैं और सिंथेटिक रबड़ को कंज्यूम करती हैं या फिर उनको प्रोड्यूस करती हैं। ओके, तो जहाँ पर रबड़ ज़्यादा आती जाती कंज्यूम होती है वो सारे के सारे एरिया इसके अंदर में यहाँ पर है। KN राघवन जो कि हमारे इंडिया डेलीगेशन थे इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अंदर, वो यहाँ पर इसको हेड करेंगे और चेयरमैन के रूप में अगले 2 साल तक। इससे पहले जो है वो कोटे डी आइवरे जो कि एक अफ्रीका के अंदर कंट्री है, वो इसकी चेयरमैनशिप यहाँ पर करती थी। अब उसकी टर्म यहाँ पर ख़त्म हो गई, अब हमारी टर्म शुरू हुई है। हम जो हैं वो रबड़ के प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, इसीलिए हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पर मजबूत की गई, हमें इसकी चेयरमैनशिप यहाँ पर दी गई। ओके, तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड, उन सभी को एड्रेस करने का काम इस ग्रुप का यहाँ पर होता है। सिंगापुर में हेडक्वार्टर है, 1944 में बना था। ये सारे पॉइंट आपको इसके अंदर से याद रखने हैं, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर से। तो अगली न्यूज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रॉप्स के अंदर जेनेटिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, मतलब जेनेटिक रिसर्च तेज़ी से यहाँ पर हो, एक नया टूल डेवलप किया गया है जिसका नाम है CROPSR। ठीक है, तो क्रॉप SR आप इसको कह सकते हो, और ये ऐसा ही है जैसे क्रिस्पर टूल है आपका। ओके, इसी तरीके का जीन एडिटिंग टूल यहाँ पर ये डेवलप किया गया है। मेन चीज़ ये है कि इसको क्रिएट किसने किया है, तो क्रिएट किया है सेंटर फॉर एडवांस बायो एनर्जी एंड बायो प्रोडक्ट इनोवेशन ने, जो कि डिपार्टमेंट है ऑफ एनर्जी फंडेड बायो एनर्जी रिसर्च सेंटर का। ओके, तो ये जस्ट एक पॉइंट का क्वेश्चन है कि यहाँ से इसको किसने यहाँ पर डेवलप किया है, और ये फर्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल है जिसकी मदद से हम जीनोम जो है उसकी यहाँ पर रिसर्च यहाँ पर कर पाएंगे और gRNA सिक्वेंसिंग वगैरह यहाँ पर कर पाएंगे। जिस तरीके से जीन एडिटिंग क्रिस्पर के ज़रिए की जाती है, ऐसे ही क्रॉप्स के अंदर इस टूल का यूज़ करके जीन एडिटिंग की जा सकती है।
उसके बाद जो आपकी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है यानी कि एपीडा है, उसने कहा है कि ऑर्गेनिक जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है उसके अंदर कुछ खामियां नज़र आ रही हैं। तो उन्होंने इस सब के लिए यहाँ पर जो एक फर्म है जो कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को सर्टिफाई करती थी उसको सस्पेंड भी किया है और कहा है कि नेशनल रेगुलेशन जो है उनका वायलेशन यहाँ पर हुआ है और हमें इन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। वायलेशन जो है वो आप देख सकते हो कि फार्मर को इन्फॉर्म नहीं किया गया सर्टिफिकेशन के बारे में। फार्मर इंक्लूड वायलेशन जो है वो इंक्लूड करते थे फार्मर्स बीइंग सर्टिफाइड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म। ओके, उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता, साथ ही साथ यूरिया का यूज़ भी वहाँ पर हो रहा था और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको पता है कि इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर भी उनका यूज़ यहाँ पर किया जा रहा था। और साथ ही साथ एंड ओइंग टू कंप्लेंट्स फ्रॉम इम्पोर्टिंग नेशंस लाइक बांग्लादेश वगैरह से इस चीज़ के लिए शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए ये अथॉरिटी को बंद कर दिया गया। कौन सी को किया गया नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये समझो कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जो कि ये दिखाते हैं कि आपका फूड ऑर्गेनिक है, यानी कि उसके अंदर ग्रोइंग, स्टोरेज, प्रोसेस, पैकेजिंग और शिपिंग के दौरान जितने भी स्टैंडर्ड्स थे उन सभी को मेंटेन रखा गया है। ओके, उसके अंदर किसी भी तरीके के सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी उसके अंदर यूज़ नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ जो फार्म लैंड है वहाँ पर भी केमिकल्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट फिजिकल सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन सर्टिफाइड प्रोडक्ट, मतलब इनका जो स्टोरेज है वो भी सेपरेट तरीके से हुआ है, ऑन साइट इंस्पेक्शन भी हुआ है। ये सब चीज़ें एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिखाता है। और हमारी कंट्री के अंदर 2 ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन स्कीम्स यहाँ पर चल रही हैं। एक है आपकी नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट, जितने भी हम एक्सपोर्ट करेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का उस सभी को सर्टिफाई करने वाली एजेंसी आपको मिल जाएगी, ये वाली। ओके, ये प्रोग्राम, इसके अंदर में एक्सपोर्ट्स को सर्टिफाई किया जाता है। ये एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स को मैंडेट करता है। ये जो है वो एपीडा के द्वारा ही फैसिलिटेट किया जाता है। दूसरा है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, जिसके अंदर जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, इन विच प्रोड्यूसर्स खुद वेरीफाई करते हैं द प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस ऑफ ईच अदर। ओके, तो एक दूसरे की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है। इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय द नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है। तो कौन सा जो सर्टिफिकेशन है वो किसके द्वारा यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है, उस पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और एक आपका पार्टिसिपेटरी गारंटी है, एक दूसरे यानी कि ईच अदर के बेस पर ये काम करता है। दूसरा जो है वो आपका नेशनल प्रोग्राम यहाँ पर है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। फिर आपकी थी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और इसको यहाँ पर इसका टेन्योर ख़त्म होने वाला था, उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ जो पीएम ग्रामीण सड़क योजना है उसमें भी कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या काम यहाँ पर किए गए हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की, उसका टेन्योर 2021-22 में ख़त्म हो रहा था, अगले 5 साल के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया है 2025-26 तक, और 4600 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी उसके अंदर यहाँ पर किया गया है। पहली बार जो प्रोग्राम है वो 2017 में यहाँ पर अप्रूव किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर में ये यहाँ पर आया, और कंट्री के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को, सेक्टर को बूस्ट करने के लिए प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इससे क्या है कि हम जो फार्मर्स के लिए बेटर प्राइस वो प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर क्रिएट करने की बात थी। ये एक अम्ब्रेला स्कीम थी, इसके अंदर अलग अलग तरीके के और कंपोनेंट थे, लाइक कोल्ड वैल्यू चेन यहाँ पर क्रिएट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, फूड सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स और ऑपरेशन ग्रीन वगैरह जो हैं सब इसी के अंदर में यहाँ पर चलते थे। 5 साल इस स्कीम को हो गए और अभी इसको 5 साल के लिए और आगे बढ़ाया गया है। ओके, 2017, 18, 19, 20, 21 5 साल हो चुके, 5 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया गया। दूसरी जो स्कीम है उसमें कुछ चेंजेस यहाँ पर किए हैं। आप है पीएम ग्रामीण सड़क योजना, ये सड़क योजना भी यहाँ पर ही थी, तो मैंने भी आपको डाल दिया, एक साथ ही था ये पूरा, ठीक है। सड़क योजना के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है कि जो सेंटर जो है ग्रामीण सड़क योजना के बारे में 60% कॉस्ट पहले यहाँ पर भरता था, लेकिन अब 100% कॉस्ट यहाँ पर देगा सड़क के अंदर फुल्ली। ओके, और इससे क्या है, रूरल जॉब्स यहाँ पर बढ़ेंगी, स्टेट्स का बर्डन थोड़ा सा यहाँ पर कम होगा, और ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये भी आपको मैंने यहाँ पर डाल दिया। ओके, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो ई नाम पोर्टल सरकार का यहाँ पर है, जिसके अंदर बायर सेलर कनेक्ट होते हैं और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सेलिंग और बाइंग यहाँ पर करते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो प्राइवेट एंटिटीज़ जो कि एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड
या फिर लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड प्राइवेट एंटिटीज़, ठीक है, सरकारी नहीं प्राइवेट, फिनटेक कंपनीज हो सकती हैं, अब उनको भी ई नाम पोर्टल पर इंटीग्रेट यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो ऐसा सब किसान यहाँ पर खोल के देखेगा वेदर की क्या कंडीशन है, ओके, लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है या नहीं है, तो प्राइवेट एंटिटीज़ भी अब यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगी। 2016 में ई नाम पोर्टल लॉन्च किया गया था, एक पान इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, और ये आपके जो एग्जिस्टिंग ये APMC मंडीज़ हैं उन सभी को यूनिफाइड करने के लिए नेशनल मार्केट तैयार किया गया था यहाँ पर। ओके, तो जितने भी स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है वो इज़ द लीड एजेंसी जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में सारा काम यहाँ पर हो रहा है। प्राइस स्टेबल रहें ये भी इसका एक मकसद है, और साथ ही साथ जो कंज्यूमर है उनको क्वालिटी प्रोड्यूस मिले ये भी एक मकसद इनाम पोर्टल का है। बाकी हम इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं पहले भी। इंडिया ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है, और हम जो 50,000 मीट्रिक टन के करीब जो व्हीट है वो यहाँ पर अफगानिस्तान को भेजने वाले थे, हमने कमिट की थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए 50,000 मीट्रिक टन व्हीट यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा, मतलब एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाएगा, हमें वहाँ से पैसा नहीं आने वाला। ओके, पर ये हमने दया भाव के लिए यहाँ पर किया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये एक मेंबर है UN फैमिली का, और दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, और फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है जहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, लाइक जैसे यूक्रेन में इस टाइम है, डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज, इन सब से जहाँ पर भी लोगों को फूड की सुविधा नहीं मिल पाती वो यहाँ पर फूड अवेलेबल कराते हैं। ओके, तो ये ऑपरेशन इट्स ऑपरेशन जो है वो एंटायरली फंडेड होते हैं, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशंस आते हैं, अलग अलग डोनर, कोई भी कंट्री हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, कॉरपोरेशन हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो सभी यहाँ पर अपना फंड प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि ये आगे मदद कर सकें। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसको 2020 में नोबेल पीस प्राइज़ भी यहाँ पर दिया गया था, और इन इंडिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सब्सिडाइज, जो आपका फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहाँ से FCI प्रोक्योर करता है और फिर आगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में बांटता है, ओके, उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके, फिलहाल आप देखो कि न्यूज़ कितनी थी, वो इतनी थी। उसके बाद जो क्रूड पाम ऑयल यहाँ पर इंपोर्ट होता है उसके ऊपर एग्री सेस लगता है, उस एग्री सेस को 7.5% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया। तो ये एक न्यूज़ यहाँ पर निकल करके आती है। तो दिस हैज़ बीन डन टू कीप इन चेक एनी फर्दर राइज। देखिए, जितना ज़्यादा आप एग्री सेस लगाओगे उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट के जो दाम है वो आगे बढ़ेंगे और कंज्यूमर को अवेलेबल नहीं हो पाएगा, मतलब दाम बढ़े हुए अवेलेबल होंगे। तो इस तरीके से 2.5% यहाँ पर कम किया गया है। तो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल्स के जो प्राइसेस हैं वो मेंटेन रखने के लिए, ओके, उन सब को करने के लिए ये सब काम किया गया है। ड्यू टू द राइज इन द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल्स ग्लोबली एडिबल ऑयल्स के प्राइस भी यहाँ पर राइज हो रहे हैं, तो लोगों को अवेलेबल रहे तो उसके लिए ये सेस यहाँ पर जो है वो कम किया गया है। इससे आपका जो डोमेस्टिक ऑयल इंडस्ट्री है उसको भी यहाँ पर बेनिफिट होगा, क्योंकि ये क्रूड पाम ऑयल है और इसको डोमेस्टिक एडिबल ऑयल में कन्वर्ट करने का काम इंडस्ट्रीज़ का ही है, तो उनको भी यहाँ पर ये अवेलेबल हो पाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम देखें, दिस विल बेनिफिट डोमेस्टिक रिफाइनरी इंडस्ट्री। ओके, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो कि आपका लॉन्च किया गया था पिछले बजट में, ओके, 2021 में, ऑल्सो नोन एज एग्री सेस, एक टैक्स है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और इस सेस को बाकी आगे यूज़ किया जाता है। एडिबल ऑयल के इंडिया में क्या ट्रेंड है, तो हम एडिबल ऑयल इज़ इंडियाज़ थर्ड हाईएस्ट मोस्ट वैल्यूड इम्पोर्ट, और क्रूड ऑयल और गोल्ड के बाद हम सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो वो है एडिबल ऑयल। ओके, लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं वेजिटेबल ऑयल्स के, और 2/3 डिमांड जो है वो हमारी इसी चीज़ से पूरी होती है इंपोर्ट के ज़रिए। लगभग $10 बिलियन का हम ये इंपोर्ट कर लेते हैं, और 70% करीब यही हमारा इंपोर्ट होता है। जितने भी इंपोर्ट हैं उसमें 70% पाम ही यहाँ पर होता है, और पाम ऑयल की जो डिमांड है वो लगातार ड्राइव होती है। अगर प्राइसेस लो हैं तो डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है, अवेलेबिलिटी भी अगर यहाँ पर है तो वो भी डिमांड ही यहाँ पर बढ़ जाती है। मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंड वाटर, सीजम, ये सब इसके अंदर में कंट्रीब्यूट होते हैं। ये सब कुछ जनरल पॉइंट यहाँ पर है। 10% टोटल हम यहाँ पर कंज्यूम भी करते हैं पाम ऑयल को। ओके, इसके अलावा पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए कुछ और काम भी यहाँ पर किए गए हैं, लाइक एडिबल ऑयल के लिए आप देख सकते हो कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम यहाँ पर लॉन्च किया गया था, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है।
ऑयल पाम एक्सपेंशन एरिया, मतलब जहाँ पर पाम जो आपकी कल्टीवेशन की जाती है उस एरिया को यहाँ पर हमें ग्रो करना है। उसके लिए आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर में वर्क चल रहा है। ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ किया जा रहा है। उसके अलावा बफर स्टॉक भी बना रहे हैं ताकि इंटरनेशनल प्राइस इंक्रीज़ हो तो हम यहाँ पर अपना जो स्टॉक है उसको यूज़ कर सकें। उसके अलावा क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा रहा है ऑयल सीड क्रॉप्स का। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम और न्यूज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल होती हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो अभी आई नहीं है, ये वीडियो आपकी 3 या 4 तारीख तक अपलोड कर दी जाएगी, तो आप इसको जब यहाँ पर आ जाए उसको देख लीजिएगा, ये काफ़ी सही आपको मिल जाएगी। ओके, उसके बाद रिवॉर्ड प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया। रिवार्ड प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, कर्नाटक, उड़ीसा और वर्ल्ड बैंक के बीच में यहाँ पर साइन हुआ है। 115 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। 4 एजेंसीज हैं, याद रखना इन चारों के नाम। रिवॉर्ड इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है रिजुबिनेटिंग वाटर शेड्स। ओके, वाटर शेड्स को रिजुबिनेट करना है फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, तो इनोवेशन तो हर जगह जरूरी है और 6 साल के लिए प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रपोज किया गया है। इसके अंदर हम करेंगे क्या, इसके अंदर जितनी भी वाटर शेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उन सभी को इम्प्रूव करेंगे और जिससे कि हमारा जो फार्मर है वो क्लाइमेट चेंज अगर किसी भी तरीके से क्रॉप पर इम्पैक्ट डाले तो उसके अगेंस्ट खड़ा रहे। ओके, रेजिलियंस कहते हैं इसको, रेजिलियंस टू एनीथिंग जो भी आपको परेशान कर रही है। लाइक इस समय किसानों को क्लाइमेट चेंज का खतरा यहाँ पर ज़्यादा है। ओके, और प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ेगी, साथ ही साथ जो बेटर इनकम्स हैं वो भी किसानों को मिलेंगी। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाटरशेड मैनेजमेंट करेंगे, उसकी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करेंगे। तो वाटरशेड मैनेजमेंट रिफर्स टू द इम्प्लीमेंटिंग लैंड यूज प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस आपको अपने फील्ड के अंदर में यहाँ पर करनी है या फिर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी है जिससे जो आपकी क्वालिटी ऑफ वाटर है वो यहाँ पर इम्प्रूव रहे और प्रोटेक्टेड रहे, साथ ही साथ जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी आपके प्रोटेक्टेड रहें। तो ऐसा सब जो काम आपने यहाँ पर किया वाटर को बचाने के लिए, न्यूट्रिएंट को बचाने के लिए, ओके, ये सब चीज़ें आपकी वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर में यहाँ पर आ जाती हैं। स्पेशली वाटर की हम यहाँ पर बात करते हैं इसलिए हम लिखते हैं वाटरशेड। तो क्वालिटी ऑफ वाटर यहाँ पर इम्प्रूव हो, प्रोटेक्टेड रहे, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वाटरशेड डेवलपमेंट किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सक्सेसफुली 7 ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो गए हैं। तो सीज़न खरीफ का भी यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा है। 2022 का खरीफ सीज़न यहाँ पर है, मार्च के बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके 7 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। ये स्कीम आप देख सकते हैं कि फसल बीमा योजना के नाम से है। इसके बारे में हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ बात यहाँ पर करते हैं और अब इसके यहाँ पर 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम जो कि किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल कराती है अगर उनकी क्रॉप लॉस हुई है, क्रॉप डैमेज हुई है किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के अंदर। बेनिफिशरीज जो हैं वो आपके टीन एंड फार्मर्स हो सकते हैं। नोटिफाइड क्रॉप्स जो कि स्पेशली बताई गई हैं कि इस एरिया के किसानों के लिए हैं, ओके, और ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन उनको इंश्योरेंस दिया जाता है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में ये स्कीम यहाँ पर है। खरीफ के लिए 2% का, रावी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, ओके, और कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपको 5% सम इंश्योर देना होता है, ओके। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, इसके बारे में और डिटेल में अपने नोट्स में भी यहाँ पर पढ़िएगा कि क्या क्या बातें की गई हैं। कॉमन चीज़ों की तरफ आते हैं। IIT रुड़की ने यहाँ पर लॉन्च किया है एक ऐप जिसका नाम है किसान मोबाइल ऐप, और हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर जो है आपका वहाँ के फार्मर्स के बेनिफिट देने के लिए ये ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की उसने ऑर्गेनाइज़ किया आपका ये बेसिकली एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ओके। ये प्रोजेक्ट था और इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा था। उसी दौरान किसान मोबाइल एप्लीकेशन भी यहाँ पर लॉन्च की। इस एप्लीकेशन के अंदर वही है, सब चीज़ें एग्रो मीटरोलॉजिकल सर्विसेज किसानों को प्रोवाइड की जाएंगी। हरिद्वार, देहरादून, पौरी गढ़वाल, इन सब के फार्मर्स को यहाँ पर फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक बुक भी यहाँ पर रिलीज़ की गई जिसका नाम आपको दिया गया है एग्रो मीटरोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विसेज फॉर सीरियल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, ओके। ये पूरी की पूरी बुक थी, ये इसको रिलीज़ किया गया, ये रिलीज़ कर रहे हैं, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। एक सिंपल पॉइंट था यहाँ पर कि IIT रुड़की ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, किसान ऐप। बाकी की चीज़ें इग्नोर भी कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेवेंडर कल्टीवेशन की बात हो रही है, जो पर्पल रेवोल्यूशन है उसको लाने की बात हो रही है, और कहा गया है कि अरोमा मिशन जो यहाँ पर चलता है CSIR के अंदर में आपका ये मिशन जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो वो मिशन
पूरा नाम है एरोमा मिशन, उसके अंदर की जाती है लेवेंडर कल्टीवेशन और उससे आएगा पर्पल रेवोल्यूशन। तो ये जो है बताया गया है कि पर्पल रेवोल्यूशन लाना है तो लेवेंडर की कल्टीवेशन एक रामबाण तरीका यहाँ पर है। पर्पल और लेवेंडर रेवोल्यूशन जो कि लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने बताया CSIR के अंदर में एरोमा मिशन चलता है, उसके अंदर में ये लॉन्च किया गया है, जिसका एम है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लेवेंडर की जो कल्टीवेशन है वो यहाँ पर बढ़ाई जाए। ओके, उसका एरिया इंक्रीज़ किया जाए और जम्मू एंड कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में लेवेंडर कल्टीवेशन की जाती है। क्रॉप इंडिया की नहीं है, यूरोप की क्रॉप है, लेकिन हमने जम्मू एंड कश्मीर में उगाई क्योंकि वहाँ की कंडीशंस यूरोप के जैसी कंडीशंस से बिल्कुल मैच खाती हैं। ओके, लेवेंडर वाटर विच सेपरेट्स फ्रॉम लेवेंडर ऑयल्स, तो इसके कुछ यूजेस भी हैं, लाइक आप देख सकते हो कि लेवेंडर ऑयल यहाँ से आपका तैयार किया जाता है, इससे आपकी स्टिक्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। उसके अलावा हाइड्रोसोल जो कि इस फ्लावर के डिस्टिलेशन से फॉर्म किया जाता है, उसको शॉप या रूम फ्रेशनर्स में यूज़ किया जाता है। तो ये एरोमा मिशन यहाँ पर है और इससे क्या है कि हम जो है एरोमा सेक्टर के अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं और एग्रीकल्चर एरिया इसके अंदर के बढ़ाएंगे। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, जैसा कि आपने देखा इसके यूजेस के दौरान इसकी प्रोसेसिंग होनी तय है, तो वो प्रोसेसिंग जो है उसको इम्प्रूव करेंगे, साथ ही साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की भी बात यहाँ पर है। फेज़ 1 मिशन के दौरान CSIR ने लगभग 6000 एकड़ की लैंड जो है वो आपकी इस कल्टीवेशन के अंदर में इम्प्रूव की है और कल्टीवेट की है अंडर द लेवेंडर कल्टीवेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है। ओके, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक कैशू है, काजू जिसको कहते हैं, जिसका नाम है पंडरौती। ओके, ये जो आपका काजू है ये तमिलनाडु का है, इस पॉइंट को याद रखिएगा और इसको GI टैग यहाँ पर मिल चुका, ठीक है। कैशू प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स बेस्ड इन तमिलनाडु हैव सॉट, ओके अभी ढूंढ रहे हैं, ओके, नोन एज द गोल्ड माइन ऑफ कुड्डलूर। डिमांड फॉर पंडरौती कैशू इज़ ह्यूज बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक टेस्ट एंड क्वालिटी, इसकी क्वालिटी और टेस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। GI इंडिकेशन क्या होता है, तो ये 2 लाइनों में है, बस एक्ट याद रखो कि ये जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 का है, इसके अंदर GI टैग्स यहाँ पर दिए जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन और स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को दिखाने के लिए टैग दिया जाता है। ओके, तो इस काजू को ये टैग यहाँ पर मिल चुका है। उसके बाद इंडिया जो है वो मिलेट्स का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर यहाँ पर बना है। मिलेट्स की बात यहाँ पर चल रही है, क्यों? क्योंकि उससे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल होती है और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने ये डाटा यहाँ पर रिलीज़ किया और उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है वर्ल्ड में ओके मिलेट्स का। इंडिया जो है वो वर्ल्ड लीडर है इन द प्रोडक्शन में हम पहले नंबर पर हैं। लगभग 41% दुनिया का मिलेट जो है वो इंडिया के अंदर ही यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन में इंडिया का हिस्सा 40% से यहाँ पर ज़्यादा है। ओके, इंडिया एनुअली 12 मिलियन के करीब प्रोड्यूस एनुअली यहाँ पर उगाता है। टॉप डेस्टिनेशन कहाँ है जो इंडिया के मिलेट्स को इम्पोर्ट करते हैं, तो नेपाल के अंदर जाता है, UAE के अंदर जाता है और सऊदी अरब के अंदर जाता है। ओके, ये 3 टॉप जो है वो इम्पोर्टर कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से मिलेट्स को इम्पोर्ट करती हैं। नाबार्ड ने लॉन्च किया जीव प्रोग्राम और इसके अंदर क्या है कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। 9 फरवरी 2022 को नाबार्ड ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है जीव प्रोग्राम और इसके अंदर नेचुरल फार्मिंग का जो एरिया है उसको प्रमोट करेंगे और जो एग्जिस्टिंग वाटर सेट हैं या फिर बॉडी प्रोग्राम्स हैं 11 स्टेट्स में चल रहे हैं, उन सभी के अंदर में नेचुरल फार्मिंग इम्प्रूव की जाएगी। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि एग्रो इकोलॉजी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज करेंगे, सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर लाएंगे और पहले से ही जो नेचुरल कैपिटल या फिर सोशल कैपिटल मौजूद है उसके ज़रिए फार्मिंग को और ज़्यादा मजबूत बनाने का काम करेंगे। ओके, जो आपका जीवा है ये एक एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है। इसके अंदर जो एग्रीकल्चर होती है उसको ऐसी तरीके से प्रैक्टिसेस की जाती हैं कि आपकी जो एनवायरनमेंट है या इकोलॉजी है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। ओके, तो वो उनके साथ एक तरीके से सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहे, इसको कह सकते हैं कि म्यूचुअल बेनिफिट दोनों को यहाँ पर रहे। ओके, तो लाइक आप देखो केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर एक्सेसिव फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे इकोलॉजी को नुकसान पहुँचेगा। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी एग्रो इकोलॉजी के अंदर में आती हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, सब रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझो कि हाँ भी ऐसा सब होता है। तो ये सब काम जो है वो वाटरशेड प्रोग्राम के अंदर है।
जो कि सब नाबार्ड यहाँ पर संभाल रहा है। जितने भी आपके इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रेनफेड एरियाज़ हैं या फिर इकोलॉजिकल जोन्स हैं, वहाँ सभी जगह पर आपका ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्पेशली अभी जो है वो 11 स्टेट्स चूज़ किए गए हैं। इस प्रोग्राम के अंदर पायलट बेसिस पर 25 प्रोजेक्ट हैं जो कि 11 स्टेट्स में चलाए जाएंगे। 11 स्टेट जो हैं वो 5 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स को कवर करते हैं। पायलट बेसिस पर है, ओके, बाद में पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाएगा, ओके। और लगभग इन्वेस्टमेंट जो है वो पर हेक्टेयर के हिसाब से 50,000 रहेगा, ओके। ये सब बहुत ही छोटे पॉइंट हो जाते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट, बट पायलट बेसिस पर अभी ये 11 स्टेट्स में लॉन्च किया गया है। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना, ओके। इसके अंदर टोटल 25 प्रोजेक्ट हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हर एक प्रोजेक्ट जो है वो 200 हेक्टेयर की लैंड पर जो है वो उगाया जाएगा, मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा हर एक सेलेक्टेड विलेज को जो भी यहाँ पर चूज़ किया जाएगा फॉर दिस प्रोग्राम। उसके अलावा वर्ल्ड पल्स डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। दालों के लिए ये एक दिन है और 10 फरवरी को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर में वर्ल्ड पल्स डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, और ताकि लोगों को इसके न्यूट्रिशन बेनिफिट और एनवायरमेंटल बेनिफिट बताए जा सके पल्स के, कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। इसकी थीम यहाँ पर मैंने दी है जिसका नाम है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि हाँ भाई क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। उसके बाद आगे चलें तो पल्स से ही रिलेटेड कुछ डाटा और रिलीज़ किया गया माई गवर्नमेंट पोर्टल पर। ये सब इन्फोग्राफिक्स में भी मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। 10 फरवरी को ये यहाँ पर आया कि प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। 2013-14 में 192 लाख टन था, हमने 33% तक एरिया जो है मतलब प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस यहाँ पर इम्प्रूव किया है। और इस समय कितना है तो ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा एमएसपी ऑफ तूर उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव किया है। लगभग पर कुंटल पहले 4300 रुपये ही मिलते थे और उसके बाद अब किसानों को 6300 रुपये मिलते हैं यहाँ पर आपको पर कुंटल तूर के। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि मार्केट में भी उसके प्राइस उतने ही तेज़ी से बढ़े हैं, ओके। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इंडिया है, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, और ये साफ साफ माई गवर्नमेंट पोर्टल ने बात कही है। तो ये हमारी जो सोर्सेज हैं ये सब ऑथेंटिक है, ओके। और 25% ग्लोबल प्रोडक्शन हम यहाँ पर करते हैं। आप देख सकते हैं मिलेट्स का 41% ग्लोबल प्रोडक्शन कर रहे हैं और पल्सेस का हम यहाँ पर 25% प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओके। सबसे ज़्यादा उगाया जाता है ग्राम, ओके। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा इंडिया जो है वो पल्सेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बना है। हमने कंटिन्यूसली एमएसपी बढ़ाए हैं, हमने प्रोक्योरमेंट यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर पल्स का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूव किया है। उसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया है जितने भी पल्स प्रोड्यूसर्स हैं उन सभी के लिए। और सिंचाई योजना वगैरह मतलब जितनी भी योजनाएं कंट्री के अंदर चल रही हैं वो सब पल्सेस फार्मर्स को भी अवेलेबल कराई हैं। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक पैक्ट यहाँ पर साइन किया है न्यूजीलैंड की सरकार के साथ, और इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो शिप फार्मिंग यहाँ पर होती है जम्मू कश्मीर के अंदर उसको चेंज करके अपनी तरीके से कर दो। न्यूजीलैंड में जिस तरीके से फार्मिंग यहाँ पर होती है शिप की, उस तरीके से यहाँ पर होनी चाहिए। तो सिंपल सा पॉइंट है, जम्मू कश्मीर ने साइन किया है किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। ट्रांसफॉर्म करेंगे किसको, शिप फार्मिंग को जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी के अंदर। ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो इम्प्रूव किया जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, जो शिप फार्मिंग है उसमें रिसर्च यहाँ पर हो, डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ जो शिप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं लाइक वूल वगैरह है, ओके, उन सब का वैल्यू एडिशन मार्केटिंग ढंग से हो। द ईयर 2022 जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बायलैटरल रिलेशंस के 70वें साल को यहाँ पर सेलिब्रेट करता है, और 70 साल यहाँ पर हो गए हैं इंडिया न्यूजीलैंड के बायलैटरल रिलेशंस के 2022 में, और उस दौरान ये एमओयू यहाँ पर साइन किया गया। उसके अलावा एक है कृषि नेटवर्क रोप, ओके, सॉरी, कृषि नेटवर्क नाम का एक आपका एग्री स्टार्टअप कंपनी है जिसने कह सकते हैं कि जो पंकज त्रिपाठी हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर डिक्लेयर किया है अपने स्टार्टअप कंपनी का, ओके। तो कंपनी के एम्बेसडर्स यहाँ पर होते हैं जो कि उसको प्रमोट करते हैं, या फिर एक चेहरा जो कंपनी का यहाँ पर होता है वो बनते हैं। तो ये किसने किया है, कृषि नेटवर्क ने। किसको किया है, तो ये आप बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी इसके ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर होंगे। कृषि नेटवर्क एक स्टार्टअप है जो कि को फाउंड किया गया था बाई दीज और दिस, ओके। तो ये दोनों के द्वारा इनको यहाँ पर फाउंड किया गया था, मुझे नहीं लगता ये नाम पूछे जाएंगे, ओके। और स्टार्टअप जो है वो फार्मर्स के डाउट्स को सपोर्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराने का काम करता है। तो ये इसका जो है वो है आपका मकसद, ओके। तो ये किस लिए बनाया गया था, ये आपका इसीलिए बनाया गया था कि फार्मर्स को सुविधाएं पहुंचा सके।
तो इसके एम्बेसडर याद रखिएगा कि कौन यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके अलावा यश बैंक जो कि आपका एक बैंक है, उसने यहाँ पर एक लॉन्च किया है एनुअल स्टार्टअप प्रोग्राम जिसका नाम है एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम। और इसके अंदर क्या है कि जो आपका यश बैंक है उसका एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च हुआ है। ये को डेवलप करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के अंदर बाय मेंटरिंग एंटरप्रेन्योरल वेंचर इन द फील्ड। तो क्या करेगा ये जो जितने भी छोटे छोटे आपके स्टार्टअप्स यहाँ पर हैं जो अभी खुले हैं या फिर वेंचर कंपनीज़ हैं, ओके, उन सभी में जो है वो जा कर के बताएगा कि आप किस तरीके से फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के अंदर में वर्क कर सकते हो। ये प्रोग्राम 6 महीने का है। वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जानेंगे चीज़ों को, और उनको नई जो फाइनेंशियल इनोवेशंस हैं जो कि एग्री फाइनेंस टेक स्टार्टअप के अंदर में लॉन्च होने चाहिए उनके बारे में पता लगेगा। और इससे जो है वो कह सकते हैं कि एक यूनिकॉर्न तक यहाँ पर बन सकते हैं, एक सशक्त जो स्टार्टअप कंपनी है वो यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर अप्लाई भी किया जा सकता है प्रोग्राम के अंदर। और प्रोग्राम जो है एप्लीकेशंस वो देख सकते हो कि 14 फरवरी 2022 से स्टार्ट होंगी। नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट, बस किसने याद रखा है वो आप समझो। एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम इनका नाम है। करेंगे क्या, तो जितने भी आपके वेंचर्स हैं स्टार्टअप्स हैं उन सभी की मेंटरिंग के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। उसके बाद आपकी जो फर्म है जिसका नाम है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण, इन इंग्लिश एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा, उसका यहाँ पर देखो पहले तो यही समझो कि ये किसके अंदर में, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। एक्सपोर्ट का काम है तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। ओके, 36वां फाउंडेशन डे इसका यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। ओके, 36वां फाउंडेशन डे यहाँ पर था, 1985 में ये बनी थी और अपीडा एक्ट के बाद ये बनी थी। 13 फरवरी 1986 में ये आपकी इफेक्ट में आई। इसके करंट चेयरमैन आपको यहाँ पर दिए गए। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। और 36वां जो फाउंडेशन डे है वो यहाँ पर आपका मनाया गया। उसके बाद इंडसइंड बैंक ने जो कह सकते हैं ई नाम पोर्टल, अब ई नाम पोर्टल पर ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। उन ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक का होना बहुत ज़रूरी है और बैंक के इंटीग्रेट के लिए इंडसइंड बैंक जो है वो अब यहाँ पर आपका उसको ऐड कर दिया गया है ई नाम पोर्टल पर। डिजिटल ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड कराएगा आपका ई नाम पोर्टल पर। एक सिंपल न्यूज़ यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल करके आती है और इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। सिंपली पूछेगा कि अभी कौन सा बैंक यहाँ पर ऐड हुआ, अगर पूछा तो। ओके, उसके बाद जो आपका कोयर बोर्ड है, ओके, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई के अंदर में आता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर में आता है। और इसका रीजनल ऑफिस यहाँ पर अभी अभी ओपन किया गया और इसका रीजनल ऑफिस जो है वो कनकावली, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर बनाया गया। कोयर बोर्ड जो है वो कोयर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रहा है इन द कोंकण जोन। ओके, और इस जब ये आपका ऑफिस यहाँ पर खोल जाएगा तो इस रीजन में और प्रोग्राम्स यहाँ पर लॉन्च हो सकते हैं। कोयर बोर्ड जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। और कोयर इंडस्ट्री एक्ट 1953, ये एक्ट की डेट यहाँ पर याद रखो करो। ओके, इसके अंदर में ये यहाँ पर आपका ओपन किया गया। जितने भी कोकोनट फाइबर हैं जिनको कोयर कहते हैं, जैसे कोकोनट अंदर से निकाल लिया फिर ये आपका बच जाता है ना ऊपर का ओके फाइबर सा, ये सब आपका जो है वो उसके डेवलपमेंट प्रमोशन की उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सब डेवलपमेंट करने का काम इसका है। हेड ऑफिस जो है वो इसका कोची में है और अंडर एमएसएमई वर्क करता है। ओके, उसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिलीज़ किया है ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल 2022। ये बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ की फीचर्स हैं। सिंपल सी बात है कि ये इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल है, तो इसके अंदर जो है वो हम इस चीज़ की बात करेंगे कि फर्टिलाइज़र्स का सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए, लाइक बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ हो, बायो स्टिमुलेट्स का यूज़ हो, नैनो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना हो, कंट्री की फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बनी रहे। बड़े बड़े जितनी भी बातें हैं वो सारी इसके अंदर आप लॉन्च कर सकते हो। ओके, और एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना हो, सोइल की हेल्थ भी यहाँ पर इम्प्रूव रहे, ये सब चीज़ें आपको लिख देनी है पहले ही पॉइंट के अंदर। उसके बाद इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली इकोलॉजिकल सर्विसेज को दिखाता है और दूसरा जो पॉइंट है वो आपका इकोनॉमिकल सर्विसेज को दिखाता है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोसेसेस हैं फर्टिलाइज़र से रिलेटेड,
न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ओके, प्लांट न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उन सबको सिंप्लीफाई यहाँ पर करना है, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले, रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर लाई जा सकें। तो दोनों जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद कुछ की फीचर्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट है कि एक इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश की जाएगी। सिंपल पॉइंट, ऐसे ही का ऐसा ही पूछ लिया जाएगा, ओके। ये अथॉरिटी देखेगी कि जितने भी फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जितने भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, फर्टिलाइज़र की क्वालिटी है, वो सब चीज़ें मेंटेन करने का काम इसका ही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स करेगी कि इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र को आप नहीं बेच सकते, ताकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल रहे और फेयर प्राइसेस पर किसानों को अवेलेबल हो। कोई भी पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है या फिर मार्केट में किसी भी तरीके से एक्टिव है फर्टिलाइज़र्स को लेकर के, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना पड़ेगा, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट में दो रूल्स प्रिस्क्राइब मैनर कि फर्टिलाइज़र अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र होंगे तो वो किस तरीके से होंगे, इसके आगे इसके जो रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर तैयार करेगी। इसके अलावा जो रेगुलेशन है वो फर्टिलाइज़र का रेगुलेशन, मतलब फर्टिलाइज़र जो इंपोर्ट यहाँ पर होते हैं उनका रेगुलेशन भी अब इस एक्ट के अंदर में यहाँ पर किया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न है, लाइक रेगुलेट करने की बात की है फर्टिलाइज़र को, और जो स्टेट के बीच में मूवमेंट है उसको भी देखने की बात इन्होंने यहाँ पर की है, ओके। इसके अंदर आपका जो कह सकते हैं कि प्लांट न्यूट्रिशन है वो कवर किए गए हैं। प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर एक आता है आपका अमृत पानी, जो कि एक ट्रेडिशनली यूज्ड फर्टिलाइज़र है, और ये भी इसके अंदर में कवर कर लिया गया है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं जो कि इसको खुद ही यहाँ पर बनाती हैं, ओके, उनको दिक्कत आ जाएगी थोड़ी सी, ओके। अब उनको भी ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल देखने के लिए मिलेगी इसको बनाने के लिए। उसके अलावा जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर है या फिर फर्टिलाइज़र मूवमेंट ऑर्डर है, कंट्रोल भी सरकार ही करेगी, मूवमेंट भी यहाँ पर सरकार देखेगी, और इससे आपका लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देखने के लिए मिलेगा, ओके। उसके अलावा जो FSSAI है उसने अपना कहा है कि हम स्टार हेल्थ रेटिंग शुरू करेंगे। जैसे आपने बिजली के उपकरणों पर ये वाली पावर सेविंग गाइड देखी होगी, जितने ज़्यादा स्टार उतना ही मोर सेविंग, ऐसा ही कुछ यहाँ पर जो FSSAI है वो पैकेज्ड फूड के ऊपर ये लेकर के आएंगे। अगर 1 स्टार है तो समझ लीजिएगा कि फूड के अंदर ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा हैं या फिर बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, फैट ज़्यादा है, वगैरह वगैरह चीज़ें, ओके। वो अभी सब दिया नहीं गया, लेकिन इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी, ओके। तो इससे क्या है, ये आपका ये पता चलेगा कि भाई कितना अनहेल्दी है फूड या फिर कितना साल्ट है उसके अंदर, शुगर, फैट, उस सब चीज़ों पर डिपेंड करते हुए हम ये जो रेटिंग है वो यहाँ पर देंगे, ओके। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PM किसान की 3rd एनिवर्सरी यहाँ पर आपकी सेलिब्रेट की, ओके। PM किसान योजना 24 फरवरी 2019 में चलाई गई थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से चलाई थी, और 3 साल यहाँ पर हो गए PM किसान सम्मान निधि PM किसान के, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में वर्क करती है। 100% सेंट्रली गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाती है, और सभी फार्मर्स के लिए हैं। पहले सिर्फ स्मॉल फार्मर्स के लिए थी, लेकिन अभी सभी फार्मर्स के लिए इसको ओपन किया गया है। 6,000 रुपये देंगे पूरे साल में, 3 इंस्टॉलमेंट्स में जाएंगे, 2,000 रुपये करके, ओके। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, और 2,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा यहाँ पर बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। अब तक लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए भेजे भी जा चुके हैं, और ये पहले तो आपका था कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ही सपोर्ट करेगी, लेकिन बाद में एक्सपेंड कर दिया गया और अब इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज़ हर फार्मर को कवर किया जाता है, ओके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कैंपेन, जिससे करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर से फार्मर्स का भरोसा उठता चला जा रहा है, क्योंकि बेनिफिट नहीं मिल रहे, क्लेम्स यहाँ पर पूरे नहीं हो रहे। तो मोटिवेट करने के लिए नेशन वाइड कैंपेन चलाया था कि भाई फसल बीमा योजना में आप अपनी क्रॉप्स को इंश्योरेंस कराइए, फ़ायदा है, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर कराई गई थी। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया कि ये जो है वो नेचुरल कैलामिटीज़ से आपकी फसल को बचाती है। 2%, 1.5% और 5% प्रीमियम आपको यहाँ पर देना होता है। तो इस कैंपेन के ज़रिए, मेरा पॉलिसी मेरे हाथ इनिशिएटिव के ज़रिए फार्मर्स को एम्पावर करा जाएगा और उसकी डोर स्टेप पर जाकर के इस पॉलिसी को सेल किया जाएगा, ओके। तो ये सब काम इसके अंदर में किए जा रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम
इतना वीट प्रोक्योर करेंगे और इतना जो राइस है यहाँ पर प्रोक्योर करेंगे। ये जब प्रोक्योर करेंगे तब देखेंगे, अभी सिर्फ ये जो है वो क्या किया है, वादा किया है। ओके, तो अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है वैसे भी। ओके, और ये सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर क्लियर हो गए, इंक्लूडिंग बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ओके, तो इतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है, इससे ज़्यादा एग्रीकल्चर के करंट अफेयर नहीं निकलते। एक आधा रह गया होगा तो अगली महीने में कवर करा दिया जाएगा। ओके, तो इसको वीडियो को यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ। ओके, बाकी के सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर पूरे हो गए हैं। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।